Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear doctors, I hope you are doing good. This is Dr. Saeed Ali from MedExpert. जैसे कि आज हमारा वीकली मॉक एग्ज़ाम जो है 5th एग्ज़ाम जो था वो मुनक्किद हुआ था, तो आज हम की डिस्कशन करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं कुछ चंद चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो आ रहे होते हैं, तो मैं जल्दी वो बता दूँ और फिर हम अपना जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने आज से स्टार्ट किया है, कुछ बच्चों ने कल से स्टार्ट किया है, ज्वाइन किया है हमें, सॉरी। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमने किस तरह इस कोर्स को अब कंप्लीट करना है, किस तरह हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ जल्दी। देखें, जब जुलाई 1 से हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था, तो उस वक़्त से लेके अब तक हमने इसको मतलब प्लानिंग के साथ हमने इसको डिवाइड किया था, सारे सब्जेक्ट्स को, सारे टॉपिक्स को, ईच एंड एवरीथिंग हमने इस तरह सिलेबस बनाया था ताकि बच्चों पे बर्डन ना बने, स्ट्रेस ना बने और कोई मतलब बच्चे ज़्यादा मतलब ओवरवार्म ना हो जाए, ठीक है। तो उस हर चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए अपना स्केड्यूल बनाया था और बच्चे रिलैक्स होकर अपनी तैयारी कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो बच्चे हमारे साथ जुलाई 1 से अभी तक जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। वो कहते हैं कि सर हम पे कोई स्ट्रेस, कोई बर्डन नहीं है, हम आसानी से अपने टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं विद MCQ प्रैक्टिस एंड वीकली मॉक एग्ज़ाम, सॉरी। अच्छा, तो ये है कि अभी तक जिन बच्चों ने जुलाई 1 से हमें ज्वाइन किया था, वो 240+ हाई यील्ड टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं मल्टीपल सब्जेक्ट से, ठीक है। अभी जिन्होंने कल से स्टार्ट किया या आज से स्टार्ट किया, नहीं अगस्त 1 या अगस्त 2 से जिन्होंने स्टार्ट किया, उनके लिए मैं बताते चलूँ कि अभी आप लोगों के साथ एक ही रास्ता बचा है, ठीक है। अभी आप लोगों ने एक दिन में 2 दिन का काम करना है। यानी जिन्होंने अगस्त 1 से स्टार्ट किया है, अगस्त 1 का जो कंटेंट है वो पहले आप वो पढ़ें और आप फिर जो है जुलाई 1 का जो कंटेंट है साथ में एक दिन पे वो पढ़ें, ठीक है। इस तरह आपने करना है। मिसाल के तौर पे आज अगर किसी ने ज्वाइन किया है अगस्त 2 से, तो वो ऐसा करें कि पहले अगस्त 2 का कंटेंट पढ़ें, फिर उस पे जो क्वेश्चंस MCQ प्रैक्टिस होते हैं वो करें, साथ में जो है वो जुलाई 1 का कंटेंट पढ़ें, ठीक है। इसी तरह चल के वो जब वो मिसाल के तौर पे ये अगस्त का महीना जब ख़त्म होगा, सितंबर 2 जब आएगा, तब तक वो अपना जुलाई का कंटेंट और अगस्त का कंटेंट मुकम्मल तौर पे विद MCQ प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुका होगा। तो ये एक स्ट्रेटजी बची है। अब इससे लेट आप सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी और एकेडमी को, या इवन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप अभी से स्टार्ट करें। देखें, क्योंकि दिन ब दिन जो है आप एक दिन मिस करते हैं तो तकरीबन 8, जिस तरह हमने डिवाइड किए हैं हमारे लिहाज से, आप हर दिन 8 टॉपिक्स जो है हाई यील्ड मिस कर रहे होते हैं। 8 टॉपिक्स, 8 to 10 टॉपिक्स आप लोग मिस कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग के लिए बर्डन बनेगा। 2 दिन मिस करोगे, 20 टॉपिक्स ऊपर पढ़ेंगे। तो अभी से स्टार्ट लें, ठीक है। अपना टाइम आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि क्लिनिकल सिनेरियो को हम लास्ट से पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ से। तो विच डायग्नोसिस शुड बी कंसिडर फर्स्ट, वो हमसे डायग्नोसिस मांग रहे हैं। तो 64-year-old smoker present with painless visible hematuria and no dysuria। देखें, पेनलेस ग्रास हेमिचूरिया है, ठीक है, और स्मोकर है। याद रखें, कल मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी इस तरह का केस आ जाए तो वो आपका क्या होता है, ब्लेडर कैंसर होता है, ठीक है। अगर क्रोनिक स्मोकर है, साथ में जो है ग्रास पेनलेस हेमिचूरिया है, तो वो क्या है, ब्लेडर कैंसर, ठीक है। यूरोथेलियल कार्सिनोमा ऑफ दी ब्लेडर, ठीक है। क्लिनिकल क्लू अगर हम देखें, उसमें है कि पेनलेस विजिबल हेमिचूरिया हो इन ओल्डर स्मोकर स्ट्रॉन्गली सजेस्ट ब्लेडर कैंसर, ठीक है। अच्छा, इसका इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस क्या है, तो वो भी आप देख लें कि सिस्टोस्कोपी विद बायोप्सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्सपोजर इज स्ट्रॉन्गेस्ट एस्टेब्लिश। अच्छा, कौन सा रिस्क फैक्टर है इसके लिए, तो देखें क्वेश्चन पढ़ते हैं। 58-year-old मैन विद 40 पैक ईयर से स्मोकिंग की हिस्ट्री है, क्रोनिक स्मोकर है, बीइंग असिस्ट फॉर ब्लेडर कैंसर। देखो, ब्लेडर कैंसर, तो मैंने आप लोग कहा कि सबसे जो बड़ा रिस्क फैक्टर है वो क्या है, स्मोकिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों ने भूलना नहीं है, ठीक है। और जो सेकंड इसमें जो सेकंड रिस्क फैक्टर है वो है एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है। एरोमेटिक अमाइंस जो है वो इसमें
वो भी रिस्क फैक्टर है इस कैंसर का, ठीक है। ये दोनों आपने याद रखनी है। जो मेजर रिस्क है वो क्या है, वो है आपका सिगरेट, ठीक है। Tobacco carcinogens are concentrated in urine and contact the urothelium, ठीक है। ये जो कार्सिनोजन होते हैं ये वहाँ पे ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। याद रखिए इंपॉर्टेंट एसोसिएशन में क्या कीजिए, जो एरोमेटिक अमाइंस है उसका जो एक्सपोजर है वो वो भी एक रिस्क फैक्टर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं कि विच ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इज़ क्लासिकली लिंक्ड विद यूरोथेलियल कार्सिनोमा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अ डाई इंडस्ट्री वर्कर डेवलप्स पेनलेस हेमिचूरिया, ठीक है। याद रखिए पेनलेस हेमिचूरिया है, तो आप कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि कौन सा जो है यूरोथेलियल कार्सिनोमा के लिए रिस्क फैक्टर, तो अभी हमने बात की कि वो एरोमेटिक अमाइंस है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू एरोमेटिक अमाइंस इज़ अ क्लासिक रिस्क फैक्टर फॉर ब्लैडर कैंसर। Think aromatic amines when bladder cancer occurs in a dye or rubber worker. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। अभी वो आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे डायग्नोसिस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखें कि जब भी आप लास्ट लाइन पढ़ते हैं तो फिर आपने इस नियत से आपने ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ना है, जैसे कि इसमें वो डायग्नोसिस आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। A 70-year-old man has irritative voiding symptoms, positive urine cystology, and flat erythematous bladder lesion. याद रखें जो फ्लैट एरिथमेटस ब्लैडर लीजन है ये किस में होता है, ये होता है आपका सिस ब्लैडर में, ठीक है। सिस ब्लैडर का मतलब क्या है कि कार्सिनोमा इंसीटो जो है, जो ब्लैडर कार्सिनोमा है इंसीटो, उसमें कार्सिनोमा इंसीटो ब्लैडर, ठीक है, इसमें होता है। अच्छा सुने, पेशेंट जो है उसको अभी जो है आप देख रहे हैं कि क्लासिक फीचर्स आ रहे हैं, जैसे कि इरिटेटिव यूरिनरी सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये क्या होता है, जिसमें प्रेगनेंसी अर्जेंसी डिस्यूरिया होता है। पॉजिटिव यूरिन सिस्टोलॉजी आई है, ठीक है, याद रखिए पॉजिटिव यूरिन सिस्टोलॉजी आई है। साथ में वो कह रहे हैं कि फ्लैट एरिथमेटस यानी रेडिश ब्लैडर लीजन आया है जो कि सिस्टोस्कोपी पे नज़र आया है, ठीक है। तो जब फ्लैट एरिथमेटस ब्लैडर लीजन आ जाए तो आपने सिस सोचने, ठीक है। सिस का मतलब है कार्सिनोमा इन सीटो ऑफ ब्लैडर, ठीक है। देखें जो बाकी पेपिलरी ब्लैडर ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट फीचर्स और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, इसमें जो ऑप्शंस है थोड़ा सा इसकी मैं वजाहत कर दूँ आपको। देखिए जो स्क्वामस मेटाप्लेशिया क्यों नहीं है, स्क्वामस जो मेटाप्लेशिया है वो एक बिनाइन एपिथेलियल चेंज होता है, ठीक है, बिनाइन एपिथेलियल चेंज होता है। यूरिन साइटोलॉजी जब हम करते हैं तो इसमें यूरिन साइटोलॉजी क्या होती है, नेगेटिव होती है, याद रखें ये बिनाइन। और इसमें जो है आपका जो साइटोलॉजी होती है वो क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। एंड इट डज नॉट प्रेजेंट एज अ हाई ग्रेड फ्लैट मेलिग्नेंट लीजन। याद रखें कि ये जिस तरह हमने कहा कि फ्लैट एरिथमेटस ब्लैडर लीजन, तो इसमें इस तरह नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है उसमें लो ग्रेड पेपिलरी यूरोथेलियल ट्यूमर, तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि जो लो ग्रेड पेपिलरी यूरोथेलियल ट्यूमर्स होते हैं, याद रखें ये एक्सोपेटिक पेपिलरी यानी फ्रॉन्ट लाइक ट्यूमर होते हैं, ठीक है। इसमें ना क्वेश्चन में आपको सिनेरियो में देंगे फ्रॉन्ट लाइक ट्यूमर, ठीक है। अगर वो फ्रॉन्ट लाइक ट्यूमर की बात करें या एक्सोपेटिक पेपिलरी ट्यूमर की बात करें तो फिर आपने जो है वो ऑप्शन सी सोचने हैं। अगर वो आउट पाउचिंग की बात करें कि आउट पाउचिंग है ब्लैडर में, यानी वहाँ पे यूरिनरी स्टेसिस हो रहे हैं, रिकरेंट यूटीआई हो रहे हैं, और लेकिन याद रखें कि ये भी सिस्टोलॉजी इसमें पॉजिटिव नहीं होगी और इसमें कोई रेड लीजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका पेरिडाइवर्टिकुलम जिसमें अगर वो आउट पाउचिंग की बात करें, ठीक है। पॉजिटिव साइटोलॉजी जो है
साइटोलॉजी, ठीक है, मैंने सिस्टोस्कोपी तो नहीं कहा था। अच्छा, पॉजिटिव साइटोलॉजी विद फ्लैट रेड ब्लैडर लीजन सजेस्ट कार्सिनोमा इन सीटो, याद रखने, ठीक है, इस लाइन को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टैंडर्ड क्यूरेटिव अप्रोच, कौन सा क्यूरेटिव अप्रोच हमने करना है। तो पेशेंट हैज़ मसल इन्वेसिव यूरोथेलियल कार्सिनोमा, याद रखिए कि मसल इन्वेसिव यूरोथेलियल कार्सिनोमा है, कन्फाइंड टू ब्लेडर, याद रखिए अभी तक वो ब्लेडर को कन्फाइंड यानी ब्लेडर में है, अभी तक वो कहीं पे गया नहीं है, मतलब कहीं कैंसर फैला नहीं है, मेटास्टाइज नहीं हुआ, एंड इज़ फिट फॉर मेजर सर्जरी। अब ये पेशेंट जो है आपका फिट है, ठीक है, मेजर सर्जरी के लिए। तो याद रखिए कि जो मेजर सर्जरी होती हैं, अगर आपका मसल इन्वेसिव, ठीक है, ब्लेडर कैंसर हो, यानी मसल के अंदर जो है आपका कैंसर वहाँ पे डीप जा चुका है, लेकिन वो मेटास्टाइज नहीं हुआ, यानी लोकली उधर है, कन्फाइंड है, लेकिन किसी और ऑर्गन में नहीं गया, तो उस सिचुएशन में भी आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है इन मरीज़ों के अंदर आपने थेरेपी करना है। कौन सा थेरेपी आपने करना है, आपने न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी करना है, बिफोर सर्जरी करना है। क्यों? क्योंकि ये ट्रीट करेगा जो माइक्रो मेटास्टेटिक डिजीज़ हैं, ठीक है। अगर माइक्रो मेटास्टेटिक डिजीज़ है तो इस कीमोथेरेपी से क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, यानी जो ट्यूमर है वो प्राइमरीली जो है वो श्रिंक हो जाएगा, और जो सर्वाइवल है, ठीक है, जो इम्प्रूव रेट है या सर्वाइवल रेट है वो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन्वेसिव आपका कैंसर है यानी मसल इन्वेसिव, तो उसमें आपने सबसे पहले न्यू एडवेंट कीमोथेरेपी आपने देने, ठीक है, और फिर आपने उसके बाद रेडिकल सिस्टेक्टमी करनी है, ठीक है, यानी आपने इंटायर जो आपका ब्लेडर है उसको रिमूव कर देना है, और साथ में याद रखिए कि आपने जो रीजनल लिम्फ नोड्स हैं और टिश्यूज़ है सराउंडिंग, उसको भी आपने क्लियर करना है, ठीक है। तो ये इसके हवाले से बातें थी, ठीक है। तो न्यू एडवेंट सिस्प्लेटिन बेस्ड कीमोथेरेपी होती हैं, जिसके बाद रेडिकल सिस्टेक्टमी होती हैं, और अगर और वसीह करें तो इसमें हम लिम्फ नोड को भी रिमूव करते हैं। जो मसल इन्वेसिव ब्लेडर कैंसर होते हैं जनरली रिक्वायर सिस्टेमिक न्यू एडजुवेंट थेरेपी फॉलोड बाय रेडिकल लोकल ट्रीटमेंट, ठीक है, यानी जो रेडिकल सिस्टेक्टमी है इसके डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट शुड बी डन बिफोर अटेम्प्टिंग यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन, यानी फोली कैथेटर लगाने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन में है कि मेन सस्टेन्स स्ट्रेडल इंजरी एंड हैज़ ब्लड एट द यूरेथ्रल मीटस विद इनएबिलिटी टू वॉइड। अच्छा, इंजरी है, ठीक है, यूरेथ्रल मीटस पे ब्लड है, ठीक है, तो उसमें वो कहते हैं कि जी आपने यानी अगर फोलिक कैथेटर डालना है उससे पहले आपने क्या करना है। याद रखें ये जो पेशेंट है इसमें क्लासिक फीचर्स है यूरेथ्रल इंजरी की, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रेडल इंजरी है, ब्लड भी वो कह रहे हैं कि यूरेथ्रल मीटस पे है, इनएबिलिटी टू वाइड है। इस सिचुएशन में आपने यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन जो है वो नहीं करना, सबसे पहले आपने जो है यूरेथ्रल की इंजरी को रूल आउट करना है, उसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें होता है RUG यानी रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम होता है, ठीक है। इसमें कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं हम यूरेथ्रा में, और एक्सरे जो है वो हम करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें साइट को और एक्सटेंट को, यानी जो यूरेथ्रल डिस्ट्रप्शन हुआ है उसके कहाँ किस हद तक हुआ है, ठीक है। अगर हम कैथेटर पहले पास करेंगे बग़ैर इस टेस्ट को परफॉर्म किए हुए, ठीक है, तो हम पार्शल जो यूरेथ्रल टेयर है वो कर सकते हैं, या कंप्लीट जो है हम रप्चर करवा सकते हैं, ठीक है, और उस इंजरी को हम और वर्स कर सकते हैं। इसी वजह से हमने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है और जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है, सबसे पहले हमने क्या करना है, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम करने।
ब्लड एट द मीटस आफ्टर पेरिनियल ट्रोमा इंडिकेट्स पॉसिबल यूरेथ्रल इंजरी, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल है कि यूरेथ्रल इंजरी है, तो इसी वजह से आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये टेस्ट करना है, बाद में फिर आपने वो करना है, ठीक है। नेवर ब्लाइंडली इंसर्ट यूरेथ्रल कैथेटर व्हेन यूरेथ्रल डिसरप्शन इज सस्पेक्टेड। जो स्ट्रेडल इंजरीज होते हैं वो कॉमनली डैमेज करता है इंटीरियर बल्बर यूरेथ्रा को, ठीक है। अच्छा, विच इंजरी इज मोस्ट लाइकली? अ पेशेंट विद पेल्विक फ्रैक्चर हैज़ ब्लड एट द यूरेथ्रल मीटस, यूरिनरी रिटेंशन एंड हाई राइडिंग प्रोस्टेट। याद रखिए, जब भी हाई राइडिंग प्रोस्टेट की बात आए तो पी से प्रोस्टेट और पी से पोस्टीरियर, तो ये पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी होती हैं, ठीक है। यही बात है इसमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। अच्छा, अ पेशेंट विद ब्लंट लोअर एब्डोमिनल ट्रॉमा हैज़ सुप्रा प्यूबिक पेन एंड इनएबिलिटी टू वॉइड, सीटी सिस्टोग्राफी शोज कंट्रास्ट आउटलाइनिंग लूप बाउल लूप। देखें, सुने, जब इंजरी हुई है तो हमने कहा कि हम रग करेंगे, ठीक है, यानी जो हमने कहा कि जो टेस्ट करेंगे रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम करेंगे। तो अब इसमें जैसे कि हम डाई इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रास्ट को हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो जब वो जो आपका जो ब्लेडर है, ठीक है, जब ब्लेडर के अंदर वो जाएगा, अगर ब्लेडर रप्चर है तो वो ब्लेडर से बाहर निकल जाएगा, एब्डोमेन में चला जाएगा, वहाँ आपको बाउल लूप भी नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इंट्रापेरिटोनियल ब्लेडर रप्चर हुआ है, ठीक है, तभी आपको ये फाइंडिंग्स नज़र आएंगे। Contrast outlining bowel loops indicate intraperitoneal leak from the bladder dome rupture. जो इसका मैनेजमेंट है वो ये कि सर्जिकल रिपेयर विद ब्लेडर ड्रेनेज करने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द यूजुअल मैनेजमेंट। अच्छा, अ पेशेंट विद पेल्विक फ्रैक्चर हैज सिस्टोग्राफिक कंट्रास्ट कन्फाइंड अराउंड द ब्लेडर। अब कह रहे हैं जी कि आपका जो ब्लेडर है, ठीक है, कि इंजरी तो हुई है लेकिन जब हमने कंट्रास्ट दिया है तो वो कन्फाइंड है, यानी अंदर अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं निकला वो कंट्रास्ट, ठीक है। तो अब इसको किस तरह हमने मैनेज करना है, तो इसको किस तरह मैनेज करते हैं, इसको हमने ये जो डिस्टेंडेड हो गया है जो ब्लेडर, इसको हमने डीकम्प्रेस करना है, ठीक है। डीकम्प्रेस किस तरह करेंगे, फोली कैथेटर से, यूरेथ्रल कैथेटर ड्रेनेज करेंगे यूरेथ्रा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 24-year-old वमन प्रेजेंट विद डिस्यूरिया, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड सुप्रा प्यूबिक डिस्कम्फर्ट विदाउट फीवर। याद रखें, जब भी यानी लोअर यूरिनरी ट्रैक में, याद रखें कि जो लोअर यूरिनरी ट्रैक के सिम्टम्स हों, ठीक है, और साथ में याद रखें कि अगर वो कहें कि जैसे कि डिस्यूरिया है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है, सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट है, विदाउट फीवर आर फ्लैंक पेन, यानी फ्लैंक पेन भी ना हो, फीवर भी ना हो, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका है अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस। ब्लेडर में आपका इन्फेक्शन है लेकिन वो क्या है कि अनकॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ये आपका रहा एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस। याद रखें, अगर इसके साथ फीवर होता और या फ्लैंक्स में पेन होता तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम हमारे पास ये एक्यूट एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस बनता, ठीक है। लेकिन अभी जो है एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस है, ठीक है। याद रखें कि जो डिस्यूरिया एंड फ्रीक्वेंसी विदाउट सिस्टेमिक इलनेस आर फ्लैंक पेन इंडिकेट लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सिस्टाइटिस कॉमनली causes urgency, frequency and suprapubic discomfort. A short course of appropriate first line oral antibiotics such as नाइट्रोफेरेंटाइन जो है वो हम देते हैं। याद रखिए, इसमें नाइट्रोफेरेंटाइन ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। अगर फीवर हो, रेगर्स हो, यानी कॉस्टोवर्टेब्रल यानी CVS कॉस्टोवर्टेब्रल एंगल टेंडरनेस हो, तो आपने क्या करना है, पाइलोनेफ्राइटिस को रूल आउट करना है, ठीक है, याद रखें। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे भी वो डायग्नोस पूछ रहे हैं। 32-year-old woman has fever, rigors, nausea, flank pain and marked costovertebral ankle tenderness। अभी हमने बात की कि ये पाइलोनेफ्राइटिस है, ठीक है, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। याद रखिए कि अगर प्रेगनेंसी में एक्यूट, ये एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर प्रेगनेंसी में एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होना तो आपने क्या करना है, आपने इस पेशेंट में जो है फिर लाजमी आईवी सेप्ट्रैक्सोन देना है, ठीक है। आईवी एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, जो सेप्ट्रैक्सोन जो है वो हम देते हैं, क्योंकि ऐसे ना हो कि मैटरनल सेप्सिस हो जाए, ठीक है, या तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें लाजमी जो है आईवी सेप्ट्रैक्सोन देंगे, ठीक है। लेकिन प्रेगनेंसी में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट लाइकली, अच्छा, यूरिन कल्चर फ्रॉम अ यंग फीमेल with uncomplicated cystitis grows a gram negative lactose fermenting bacillus। याद रखिए ये एक ही है, वो क्या है, वो आपका इकोलाई है। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से आता है, ठीक है। कभी कभार इस तरह भी आ सकता है कि आपको जी कहेंगे कि नाइट्रेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, या आपको कहेंगे कि नाइट्राइट टेस्ट जो है उसमें पॉजिटिव है। ये चीज़ें आएंगे इसके साथ, तो ये लाजमी याद रखिए ये इकोलाई होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो है इकोलाई जो है मोस्ट कॉमन काज है कम्युनिटी एक्वायर्ड यूटीआई का, ठीक है। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। अच्छा, कह रहे हैं कि व्हाट डू दीज फाइंडिंग इंडिकेट, अ वुमन विद डिसयूरिया हैज़ यूरिन डिपस्टिक पॉजिटिव फॉर बोथ ल्यूकोसाइड एस्ट्रेज इन WBCs पॉजिटिव है, एंड नाइट्राइट्स। देखें नाइट्राइट्स आ गए तो इकोलाई ढूंढ लो किधर है, नहीं है, ठीक है, इकोलाई। अच्छा, पर वो कह रहे हैं कि व्हाट डू दिस फाइंडिंग, तो इस फाइंडिंग का मतलब क्या है, इस फाइंडिंग का मतलब ये है कि पायूरिया है विद नाइट्रेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो इकोलाई होता है ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में रिड्यूस करता है, ठीक है। ल्यूकोसाइड एस्ट्रेज इंडिकेट्स वाइट सेल्स while nitrites suggest nitrate reducing gram negative bacteria that is E. coli, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट, तो देखते हैं। प्रेग्नेंट वुमन इज़ फाउंड टू हैव सिग्निफिकेंट बैक्टीरियूरिया ऑन स्क्रीनिंग डिस्पाइट ऑफ हैविंग यूरिनरी सिम्टम। देखिए जब स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है प्रेग्नेंट औरत के अंदर, जब उस पर टेस्ट हुआ है तो उसमें कोई सिम्टम नहीं थे, यूरिनरी सिम्टम थे ही कोई नहीं, लेकिन बैक्टीरिया आया है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, उसको हमने ट्रीट करना है। ट्रीट किस तरह करना है, विद प्रेगनेंसी सेफ एंटीबायोटिक्स हमने उसको ट्रीट करना है, क्योंकि बैक्टीरिया आ चुका है, ठीक है। जो प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन है, ठीक है, उसमें याद रखें, उसमें पेनिसिलिन है, सिपालोस्पोरेंस है, क्लिंडामाइसिन है, मैक्रोलेट्स में से मॉक्सिलिन, कैलामॉक्स, सेप्ट्रैक्सोन, सिफेक्साइम, सिफोरोजाइम, नाइट्रोपेरेंटाइन, फॉस्फोमाइसिन, ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है। याद रखिए कि जो नाइट्रोपेरेंटाइन है वो आपने अवॉइड करना है टर्म्स में, ठीक है, टर्म प्रेगनेंसी में जब वो टर्म पे हो आपने, और आपने G6PD डिफिशिएंसी वाले पेशेंट में आपने नाइट्रोपेरेंटाइन नहीं देना, ठीक है। चले नेक्स्ट, विच ओरल ड्रग इज़ अप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन। देखिए वो फर्स्ट लाइन पूछ रहे हैं, हेल्दी नॉन प्रेग्नेंट वुमन हैज़ एक्यूट अनकम्प्लिकेटेड। देखिए जब एक्यूट अनकम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस हो, ठीक है, तो मैं आप लोग को कहा था फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो नाइट्रोपेरेंटाइन है, ठीक है। याद रखिए कि जो नाइट्रोपेरेंटाइन है ये अनकम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस को ट्रीट करते हैं, लेकिन ये कम्प्लिकेटेड सिस्टाइटिस को भी ट्रीट नहीं कर सकता और ये एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस को भी ट्रीट नहीं कर सकता, याद रखने, ठीक है।
डोंट यूज़ नाइट्रोफेरेंटाइन टू ट्रीट पायलोनेफ्राइटिस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जी which initial treatment is the most appropriate? A pregnant patient is admitted with fever, vomiting and pyelonephritis. ठीक है, वो आप लोगों को बता दिए कि विच इनिशियल इज़ मोस्ट मतलब कौन सा देना है, ठीक है, और प्रेगनेंसी भी है। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर ये पायलोनेफ्राइटिस जो है ये प्रेग्नेंट पेशेंट्स में आ जाए तो आपने आईवी सेप्ट्रैक्सोन देना है विद सपोर्टिव केयर। क्यों करना है? क्योंकि इसमें मैटरनल सेप्सिस और प्री टर्म लेबर रिस्क हैं, ठीक है। तो लाजमी आपने क्या करना है, आईवी सेप्ट्रैक्सोन देना है प्लस उसका केयर जो है वो करना है, ठीक है। और नाइट्रोफेरेंटाइन जो है वो लोअर यूटीआई को ट्रीट करता है, वो पेरेन्काइमल जो रीनल पेरेन्काइमा है उसको जो है वो उसके इन्फेक्शन को वो ट्रीट नहीं कर सकता, इनएडिक्वेट है उसके लिए। विच प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट? याद रखें वो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं। चले पढ़ते हैं कि एक औरत हैं रिकरेंट सिस्टाइटिस के साथ आती है कंसिस्टेंटली फॉर, जब भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं तो उसके बाद जो है उसको यूटीआई हो जाती हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जी इसमें क्या करना है। सुने, ये इसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है। इसको हम पोस्ट कोइटल इसमें हम पोस्ट कोइटल एंटीबायोटिक प्रोपेलेक्सिस कहते हैं, ठीक है। पेशेंट है जिसको मतलब अगर रिकरेंट सिस्टाइटिस हो रहा हो, कंसिस्टेंटली हो रहा हो, आप आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हो रहा हो, तो याद रखें कि ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि इसको पोस्ट कोइटल रिकरेंट यूटीआई है, ठीक है। इन वमेंस में जिनमें ये इस किस्म की यूटीआईज होते हैं जो कि इंटरकोर्स के साथ ट्रिगर हो जाते हैं, तो मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव जो स्ट्रेटजी है इसमें एक सिंगल लो डोज एंटीबायोटिक इनको देना है इमीडिएटली आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको हम पोस्ट कोइटल एंटीबायोटिक प्रोपेलेक्सिस कहते हैं। इसमें हम नाइट्रोफेरेंटाइन भी दे सकते हैं, दे सकते हैं एज अ फर्स्ट लाइन, और बाकी भी एंटीबायोटिक्स हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कौन से दें? पोस्ट कोइटल एंटीबायोटिक प्रोपेलेक्सिस, ठीक है, यानी हर इंटरकोर्स के बाद आपने एंटीबायोटिक जो है वो लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि डायग्नोज वो पूछ रहे हैं। एक मिनट स्टूडेंट। अच्छा, a poorly controlled diabetic patient has severe pyelonephritis and CT show gas within the renal parenchyma। याद रखिए CT स्कैन पे गैस आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एयर है, ठीक है, यानी गैस एयर, ठीक है। याद रखें कुछ मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एस्कर्शिया कोलाई यानी इकोलाई जो मोस्ट कॉमन है, या फॉलोड बाय जैसे कि अगर हम कहें क्लेब्शियला नमूनी है, ठीक है। ये जो है ज़्यादातर क्या करते हैं डायबिटिक पेशेंट में, याद है केपी जो है जो क्लेब्शियला नमूनी है, ये डायबिटिक पेशेंट में बहुत मेजर रिस्क है। 90% केसेस में जो है डायबिटिक पेशेंट में जो केपी है यानी क्लेब्शियला नमूनी है ये इन्फेक्शन कराता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो चुका होता है। तो याद रखें ये गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। ये जो क्लेब्शियला है ये गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। तो ये क्या करते हैं जी कि ये वहाँ पे आपको गैस आएगा, यानी गैस जो है वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो जो अच्छा इसके अलावा जो एम्पिसेमेटस पायलोनेफ्राइटिस है ये एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन है किडनी का, ठीक है। इसमें गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो है वो गैस प्रोड्यूस करते हैं रीनल पेरेन्काइमा और कलेक्टिंग सिस्टम या जो सराउंडिंग टिश्यूज़ है उसके अंदर, जिसमें मैंने आपको कहा केपी यानी क्लेब्शियला नमूनी जो है सारी फेहरिस्त है, ठीक है। तो ये आपका है एम्पिसेमेटस पायलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि विच सिंड्रोम इज़ प्रेजेंट। अच्छा, क्वेश्चन है कि चाइल्ड प्रेजेंट विद जनरलाइज एडीमा, हैवी प्रोटीन यूरिया, हाइपो एल्ब्यूमिनूरिया एंड हाइपरलिपिडीमिया, क्लासिक प्रेजेंटेशन है निप्रोटिक सिंड्रोम का, प्रोटीन वाला सिंड्रोम, ठीक है, निप्रोटिक सिंड्रोम। कुछ चीज़ें ये जैसे हॉल मार्क्स वगैरह ये आपको उधर मिल जाएंगे, जब आप MCQ सबमिट करेंगे तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आपको शो हो जाएंगे, ठीक है।
विच कॉम्प्लिकेशन शुड बी एक्सपेक्टेड, अच्छा सस्पेक्टेड सॉरी। A patient with nephrotic syndrome develops severe sudden flank pain and hematuria। देखिए नेप्रोटिक सिंड्रोम के साथ मैंने आप लोग को कहा था कि जो मोस्ट कॉमन रिस्क है वो RVT है, यानी रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। कल हमने इस पे बात की थी, रीज़न इसका लिखा हुआ है, ठीक, कल मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अच्छा, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज पूछ रहे हैं, तो 6-year-old develops periorbital edema after a viral infection, urinalysis show heavy proteinuria without hematuria and renal function is normal। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज, याद रखें कि ये भी आपको जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, कि प्रोटीन यूरिया है और ये चीज़ें, ये भी आपका नेप्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है। और नेप्रोटिक सिंड्रोम जो मोस्ट कॉमन टाइप है उसका बच्चों के अंदर वो है मिनिमल चेंज डिजीज़ में होता है, ठीक है, मिनिमल चेंज डिजीज़ है। Childhood nephrotic syndrome after an infection with isolated heavy proteinuria strongly suggests minimal change disease। याद रखें कि इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में प्रेडनिसोलोन जो है वो देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कौन सा ग्लैमरुलर लीजन मोस्ट लाइकली है, ठीक है। कल हम ये MCQs हम कल कर चुके हैं कुछ। एन ओबेस मैन विद HIV डेवलप्स नेप्रोटिक रेंज। देखो मैंने आप लोग कल कहा था कि HIV हो, ओबेसिटी हो और साथ में नेप्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया हो, तो याद रखिए कि इसमें क्या है कि मैं FSGR FSGS है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, खुद से मैं बना रहा था इसमें फोकल सिगमेंटल ग्लैमेरुलोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। ये इसके क्लासिक फीचर है कि अगर आपको नेप्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया बताया जाए, HIV और ओबेस मैन बताया जाए, तो आपने इसको कैच कर देना, ठीक है। ये लाइन आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विच डायग्नोसिस इज मोस्टली, अच्छा, एन अडल्ट हैज़ नेप्रोटिक सिंड्रोम एंड पॉजिटिव। याद रखें ये कुछ चीज़ें ना आप लोगों ने रट लेनी है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि नेप्रोटिक के साथ ये चीज़ हो तो क्या होगा। अच्छा, अब नेप्रोटिक सिंड्रोम है या नेप्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया है और उसमें पॉजिटिव NTPLA2R एंटीबॉडीज़ जो है वो पॉजिटिव आए हैं, तो इसमें आपने पता है क्या मेम्ब्रेनस नेप्रोपैथी सोचनी है, ठीक है, प्राइमरी मेम्ब्रेनस नेप्रोपैथी, ये आप लोगों ने याद कर लेने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सिंड्रोम इज प्रेजेंट। अच्छा, पेशेंट डेवलप कोला कलर्ड यूरिन, ओलिगोयूरिया, हाइपरटेंशन, रेड ब्लड सेल कास्ट, ये सारे क्लासिक प्रेजेंट हैं नेप्रेटिक सिंड्रोम के, ठीक है, नेप्रेटिक सिंड्रोम। डायग्नोसिस मांग रहे हैं, अ चाइल्ड डेवलप फेशियल एडिमा, कोला कलर्ड यूरिन 2 weeks आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकस पेरेंजाइटिस, कंप्लीमेंट C3 इज़ लो। अच्छा सुने स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कल एक बात बताई थी रैपिड फायर में, मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर डेज़ में बात करें कि डेज़ में डेवलप हुआ है, आवर्स में, घंटों में या दिनों में, ठीक है, तो आपने जो है IgA नेप्रोपैथी चूज़ करने हैं। मैंने आप लोग को बताया था इस केस में, और मैंने आप लोग को कहा था कि अगर वीक्स में बात हो ना, वीक्स में 1 to 3 weeks के अंदर अंदर, तो वीक्स में हो तो फिर आप लोगों ने क्या चूज़ करना है, आप लोगों ने पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस चूज़ करने। तो अब 2 weeks है, तो अब आप खुद फैसला कर लें, तो आपका आंसर है क्या, PSGN, ठीक है, ये आपका ऑप्शन रहा, ठीक है। कल मैंने आप लोग को ये सारी चीज़ें बताई थी। याद रखिए कि PSGN फॉलो इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन के बाद IgA नेप्रोपैथी अकर ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर इन्फेक्शन, ये जैसे कि डेज़ में या आवर्स में, और ये वीक्स में, जो मैंने आप लोग को ऊपर कंसेप्ट बताएं, ठीक है। इसमें अक्सर जो है बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखने IgA और PSGN को आपने इस तरह नेप्रोपैथी, आपने इस तरह जो है इनको डिफ्रेंशिएट करने के, बाकी सारी चीज़ें सेम वो बताएंगे, लेकिन आपने डेज़ और वीक्स में देखने हैं, डेज़ और वीक्स में, ठीक है। डेज़ में हो तो IgA वाला चूज़ करने, वीक्स में हो तो आपने PSGN वाला चूज़ करने। अच्छा, फिर से डायग्नोज पूछ रहे हैं, अ यंग मैन डेवलप्स रिकरेंट ग्रॉस हेमेचूरिया
विद इन 1 डे आप अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। देखें वही बात आ गई, एक दिन में जो है, एक दिन के बाद ही उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के एक दिन बाद उसको हेमेचूरिया और ये चीज़ें स्टार्ट हो गई, तो इसमें ये IgA नेफ्रोपैथी है। अच्छा, नेक्स्ट में है कि विच सिंड्रोम इज प्रेजेंट। तो अ पेशेंट हैज़ रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर है, हेमेचूरिया है, क्रिसेंट फॉर्मेशन ऑन रीनल बायोप्सी। ये रहा आपका क्या, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, सुने कल मैंने आप लोगों ने एक क्लू बताई थी कि जब भी आपको वो किसी पेशेंट में बताएं कि रैपिड प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर हो, बहुत तेज़ी से जो है रीनल फेलियर बढ़ रहा हो, ठीक है, हेमेचूरिया हो और क्रिसेंट फॉर्मेशन ऑन रीनल बायोप्सी हो, तो मैंने आप लोग को कहा था आप लोगों ने इसका आंसर भी, यानी जो डिजीज़ है उसका नाम भी ऐसा ही है, ठीक है, इसको रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, रैपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो हमसे डायग्नोसिस पूछ रहे हैं, चलो पढ़ लेते हैं। 29-year-old woman has amenorrhea, glycturia, infertility, pregnancy test is negative and serum prolactin is markedly elevated। याद रखिए जब सीरम, ये मैंने आपका पूरा मैकेनिज्म जो है जो लेक्चर था, मैंने जब MCQs ये डिस्कस किए थे, ये किसी लेक्चर में मैंने बिल्कुल प्रॉपरली इसका पूरा वो डायग्राम ड्रा किया था आप लोगों को कि ये चीज़ FSH और ये सारा मैंने आप लोग को सारे वो किससे बताए थे उधर, वो आप लोग जो हैं आप लोग को वो याद होगा। याद रखिए सीरम प्रोलैक्टिन जो है ज़्यादा है, जब बहुत ज़्यादा होंगे तो लाजमी जो है ये इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो ये क्लासिक प्रेजेंटेशन है किसका, प्रोलैक्टिनोमा का, ठीक है, जिसमें प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा आते हैं और ये वाला मामला करते हैं, ठीक है। एमनोरिया, ग्लिक्टोरिया और मार्कली ये एंड मार्क्ड हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया स्ट्रांगली सजेस्ट प्रोलैक्टिनोमा। विच ट्रीटमेंट इज फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो अ वुमन विद पिट्यूटरी माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा डिज़ायर, अच्छा सुने, पिट्यूटरी माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा है, वो डिज़ायर करती हैं कि मैं क्या, मुझे वो फर्टिलिटी डिज़ायर कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन कौन सा है, तो इसमें हम कैबरगुलिन देते हैं, ठीक है। डोपामिन एगोनिस्ट आर द फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर मोस्ट प्रोलैक्टिनोमास। तो डोपामिन एनालिस्ट ये है आपका एगोनिस्ट, सॉरी। जो कैबरगुलिन है वो क्या करते हैं, यूजुअली नॉर्मलाइज प्रोलैक्टिन एंड श्रिंक द ट्यूमर। याद रखिए इसमें हम ब्रोमोक्रिप्टिन भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो कैबरगुलिन है या कैबरगुलिन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है, और वेल टॉलरेटेड है। जो प्रोलैक्टिनोमा होता है वो पिट्यूटरी ट्यूमर होता है, मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड ड्रामेटिकली टू मेडिकल थेरेपी। विच विजुअल फील्ड डिफेक्ट इज एक्सपेक्टेड, अच्छा, अ पेशेंट विद लार्ज पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा डेवलप्स प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन जो है, ठीक है। तो याद रखें जब भी आपके पास ये, असल में मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ, देखें जो सेलर मास कंप्रेशन यानी जो ऑप्टिक चियाज़म है, ठीक है, अगर उसको कंप्रेस किया जाए, ठीक है, तो क्या होते हैं, बाई टेम्पोरल हेमनोपिया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि लार्ज माइक्रो डेवलप्स प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ, या पेरिफेरल फील्ड का वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन रहा बाई टेम्पोरल हेमनोपिया। अच्छा हाँ, सेलर मैस कंप्रेशन द ऑप्टिक चियाज़म, जिसमें ऑप्टिक चियाज़म जो है वो इन्वॉल्व होता है, अक्सर एनाटॉमी में आ जाता है, अक्सर इस पर क्वेश्चन आता है, काजिंग बाई टेम्पोरल हेमनोपिया। इसमें क्या हो, क्लासिक विजुअल फील्ड डिफेक्ट जो है वो लॉस ऑफ टेम्पोरल विजुअल फील्ड होगा इन बोथ आइज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है,
एक मिनट स्टूडेंट्स, आई थिंक वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो गई। नेक्स्ट में इसके बाद जो है पार्ट 2 में वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। 30 इसमें हो गए, बाकी दूसरे में करते हैं कुछ, ठीक है।